हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्ज़ाम सक्सेस मंत्रा पे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, आजकल हम भारतीय राज्य व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं और कल हमने आपका भारतीय संविधान के भागों के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने भारतीय संविधान के 11 भागों का अध्ययन कर चुके थे। आज हम संविधान के भाग 12 से लेकर भाग 22 तक का अध्ययन करेंगे और जो जो हमारे पास मुख्य भाग आएंगे उन भागों के देखेंगे, उन भागों के अंतर्गत हमें क्या क्या बताया गया है। तो ज़्यादा समय खराब ना करते हुए हम शुरू करते हैं। जो आज हमारा भाग 12 है, भाग 12 के अंतर्गत हमें क्या बताया गया है, तो आइए देखते हैं। तो देखिए, जो हमारा भाग 12 है, भाग 12 के अंतर्गत वित्त, संपत्ति और संविधाओं के बारे में जानकारी दी गई है। तो दो चीज़ें होती है आपकी, एक होता है आपका धन विधेयक और एक होता है आपका वित्त विधेयक। तो जो धन विधेयक है, धन विधेयक हमारा आर्टिकल 110 में बताया गया और वित्त विधेयक हमारा आर्टिकल 117 में बताया गया है। क्या धन विधेयक होता है, क्या वित्त विधेयक होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे जानकारी लेंगे। लेकिन अभी हमें जो समझना है कि भाग 12 में हमें क्या बताया गया है, वित्त, संपत्ति और संविधाओं के बारे में जानकारी दी गई है। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे कम ही पूछा जाता है। हाँ, आपको इतना याद रखना है कि वित्त के बारे में संविधान के कौन से भाग में बताया गया है, तो संविधान के भाग 12 में बताया गया है। अब उसके बाद अगर हम भाग 13 की बात करें तो भाग 13 में क्या बताया गया है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। क्या कहा, भाग 13 में क्या बताया गया आपका, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। इसका अर्थ ये है कि अगर हमें भारत बहुत सारे राज्यों से मिलकर बना है, अगर हमें एक राज्य और दूसरे राज्यों के बीच व्यापार करना है तो उससे संबंधित लेकर उपबंध क्या होंगे, उनके बारे में जानकारी दी गई है। और समागम अर्थात हमें एक राज्य से दूसरे राज्य जाना है तो किस प्रकार से जा सकते हैं। वैसे आपको पता है कि भारत के अंदर किसी भी इलाके में हम व्यापार कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। इन सब चीज़ों का उपबंध हमारे संविधान में किया गया है। तो भारत के भीतर जो अगर व्यापार, वाणिज्य और इधर उधर जाने के बारे में जानकारी, किस तरीके से जा सकते हैं, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र, जैसे कुछ जनजातीय क्षेत्र है वहाँ जाने पर रोक है, ठीक है। तो इन सब के बारे में किसमें बताया गया, आपके संविधान के भाग 13 में बताया गया है। और अगर हम भाग 14 की बात करें तो भाग 14 में क्या बताया गया है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं के बारे में जानकारी दी गई है। क्या कहा, भाग 14 में हमें संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। तो जैसा कि आपको पता है कि आर्टिकल 312 के अंतर्गत क्या आती है, आपकी संघीय सेवाएं आती है। आर्टिकल 312 के अंतर्गत क्या आती हैं, आपकी संघीय सेवाएं। संघीय सेवाएं आपको पता है ऐसी सेवाएं होती है जैसे आपके आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया और क्या हो गया, ऑल इंडिया सेवाएं होती है जो भी, अर्थात जिनमें चयन कौन करता है, आपकी केंद्रीय एजेंसियां करती हैं और वो कार्य कहाँ जाकर करते हैं, विभिन्न राज्यों में जाकर कार्य करते हैं। तो उन सेवाओं के बारे में और राज्यों के अधीन सेवाओं में, यानी जो राज्य के अधीन जो सेवाएं आती हैं, जैसे क्या हो गया आपका स्टेट पीसीएस वगैरह, तो इन सब के बारे में जानकारी कहाँ दी गई है, आपके भारतीय संविधान के भाग 14 में दी गई है। अब बाद में आपका एक और नया अनुच्छेद जोड़ा गया, भाग जोड़ा गया है भाग 14 के अंतर्गत, भाग 14 का। भाग 14 का में क्या है, विभिन्न अधिकरणों के बारे में बताया गया है। अधिकरण क्या होते हैं, आपके कुछ विशेष कार्यों को करने के लिए जो बॉडियां बनाई जाती हैं, यानी जो संस्थाएं बनाई जाती हैं, उन संस्थाओं को हम क्या कहते हैं, अधिकरण के नाम से जानते हैं। तो भाग 14 का में विभिन्न अधिकरणों के बारे में जानकारी दी गई है। उसके बाद अगर हम भाग 15 के बारे में जानकारी करें तो भाग 15, जो संविधान का भाग 15 है, संविधान के भाग 15 में निर्वाचन के बारे में जानकारी दी गई है। तो आपको जैसे पता है कि भारतीय जो निर्वाचन आयोग है आर्टिकल 324 के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 314 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग के बारे में जानकारी दी गई है। तो जो निर्वाचन से संबंधित, अर्थात जो भारत में जितनी भी निर्वाचन प्रक्रियाएं होंगी, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया और बाकी निर्वाचन हो गए, ठीक है। इन निर्वाचनों को कौन करेगा, केंद्रीय निर्वाचन आयोग करेगा, ठीक है। और कौन से निर्वाचनों को केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाएगा, निर्वाचन के लिए क्या क्या शर्तें होंगी और कौन से निर्वाचनों को राज्य निर्वाचन आयोग करवाएगा, इन सब के बारे में जानकारी कहाँ दी गई है, आपकी भाग 15 यानी निर्वाचन के अंतर्गत ये सब बारे में जानकारी दी गई है। अब अगर हम भाग 16 के बारे में बात करें,
जो हमारे संविधान का भाग 16 है, तो संविधान का भाग 16 हमें क्या बताता है, विशेष वर्गों से संबंधित प्रावधानों के बारे में जानकारी देता है। तो भाग 16 किस चीज़ के बारे में जानकारी देता है, हमें विशेष वर्गों से संबंधित जानकारी, अर्थात जैसे क्या हो गया आपके SC ST OBC, ठीक है, पिछड़े वर्ग हो गए, जो आपके अल्पसंख्यक हो गए, इस तरीके के जो भी विशेष वर्ग हैं, उन विशेष वर्गों से संबंधित जो जानकारी है वो संविधान के भाग 16 में दी गई है। उसके बाद अगर हम भाग 17 की बात करें तो भाग 17 में हमें किसके बारे में जानकारी दी गई है, राजभाषा के बारे में जानकारी दी गई है। अर्थात जो भारत की राजभाषा होगी वो राजभाषा कौन सी होगी, ठीक है, तो इसके बारे में जानकारी कहाँ दी गई, हमें भाग 17 में जानकारी दी गई है। और जो संविधान का भाग 18 है, ठीक है, तो भाग 17 तक हम अध्ययन कर चुके हैं। अब देखते हैं हम भाग 18। तो भाग 18 में क्या आता है अब हमारे पास, तो देखिए जो संविधान का जो भाग 18 है, तो संविधान के भाग 18 में हमें किस चीज़ के बारे में जानकारी दी गई है, संविधान के भाग 18 में हमें आपातकालीन उपबंधों के बारे में जानकारी दी गई है। आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन उपबंध जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जो भारत में आपातकालीन उपबंध है वो कहाँ से लिए गए हैं, जर्मनी से लिए गए। जो भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध है वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं, जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। और आपको पता है जो आपातकालीन उपबंध है आर्टिकल 352, 356 और 360 में आपको आपातकालीन उपबंधों के बारे में बताया गया, जिससे हम क्या कहते हैं, राज्य आपात, ठीक है, बाह्य आपातकाल, राज्य आपातकाल और एक वित्तीय आपातकाल आता है हमारे पास, ठीक है। आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 356 जिसको हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं, और एक आता है हमारे पास आर्टिकल 360 जिसको हम क्या बोलते हैं, वित्तीय आपातकाल बोलते हैं। तो इन विभिन्न आपातकालों के बारे में कब कौन सा लागू होगा, कितनी इसकी समय होगी, क्या क्या होगा, इन सब के बारे में भाग 18 में जानकारी दी गई है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं आपका भाग 19, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अब इसको निरसित कर दिया गया, अर्थात इसको हटा दिया गया है। उसके बाद अगर हम भाग 20 के बारे में बात करें तो जो संविधान का भाग 20 है, ये संविधान का भाग 20 बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। संविधान के भाग 20 में हमें क्या बताया गया है, संविधान संशोधनों के बारे में जानकारी दी गई है। किसके बारे में जानकारी दी गई है, संविधान संशोधन। तो जैसे कि संविधान संशोधन की खास प्रक्रिया होती है, ठीक है, संविधान संशोधन अर्थात जो हमारा संविधान लिखा गया है उसमें परिवर्तन करना, और जो संविधान संशोधन होता है ये संशोधन करना बहुत आसान नहीं होता है, ठीक है। पहले तो संविधान संशोधन की एक नियत प्रक्रिया होती है। अगर आपको संविधान संशोधन शुरू करना है तो कम से कम, ठीक है, 2/3 सदस्यों का, किसी भी सदन जिसमें स्टार्ट हो रहा है 2/3 सदस्यों का बहुमत चाहिए। उसके बाद वहाँ से पास होगा, फिर लोकसभा में जाएगा, वहाँ से पास होगा। अगर ये केंद्र और राज्यों के संबंध अर्थात संघवाद को प्रभावित कर रहा है तो आधे से अधिक राज्यों का भी विशेष बहुमत होना चाहिए। तो ये सारी प्रक्रियाएँ हैं, इन प्रक्रियाओं का अध्ययन अभी हम विशेष ढंग से करेंगे जब हम देखेंगे संविधान संशोधन की प्रक्रियाएं देखेंगी। पर लेकिन फिलहाल हमें जो याद रखना है वो याद रखना है हमें संविधान संशोधन, और जो ये संविधान संशोधन किया जाता है आर्टिकल 368 के अंतर्गत किया जाता है, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन किया जाता है। और एक संविधान संशोधन की प्रक्रिया भी काफ़ी जटिल होती है, ठीक है। भारतीय संविधान में 2 तरीके से संशोधन किया जा सकता है। एक तो साधारण संशोधन हो गया जिसके लिए हमें साधारण बहुमत की जरूरत होती है, और दूसरा होता है संविधान संशोधन, यानी जो संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करता है उसको बोलते हैं हम संविधान संशोधन। उसके लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिस विशेष प्रक्रिया का अध्ययन अभी हम बाद में करेंगे। उसके अलावा हमारे पास 2 और भाग आते हैं, संविधान 21 और 22। तो संविधान 21 जो भारतीय संविधान का भाग 21 और 22 है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको कुछ बता देता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या आता है हमारे पास स्थायी, और जो भाग 21 है, भाग 21 में आते हैं हमारे पास अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध, ठीक है। क्या कहा, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध, और संक्रमणकालीन उपबंध भाग 21 में बताए गए आपके अस्थायी, यानी कुछ जो कई बार जरूरत पड़ जाती है, जैसे आपका सत्ता स्थानांतरण वगैरह हो रहा है या कुछ अस्थायी कुछ भी आ जाए, ठीक है। तो वो सब के बारे में जानकारी कहाँ दी गई है, संविधान के भाग 21 में दी गई है। और जो संविधान का भाग 22 है, तो भाग 22 में आपको क्या बताए गए हैं, कुछ संक्षिप्त नाम वगैरह बताए गए हैं, ठीक है। जो संक्षिप्त नाम हो गए आपके, ठीक है, और हिंदी पाठ वगैरह बताए गए। तो जो संविधान का भाग 22 है, भाग 22 में क्या क्या बताया गया आपको,
भाग 22, ठीक है, संक्षिप्त नाम बताए गए हैं। और साथ ही साथ कुछ क्या कहा मैंने, जो संविधान का भाग 21 और 22 इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। जब मैंने आपको सारे भाग बता दिए गए हैं, तो संविधान के भाग 21 स्थायी और संक्रमणकालीन कुछ उपबंध बताए गए हैं, और जो संविधान का भाग 22 है, संविधान के भाग 22 में हमें क्या बताया गया है, कुछ संक्षिप्त नाम बताए गए हैं और हिंदी में प्राधिकृत पाठ, ठीक है। क्या कहा, संक्षिप्त नाम और हिंदी में प्राधिकृत पाठ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ बताए गए। ये अब हटा दिया गया, यानी ये निरसित कर दिया गया है, संविधान का भाग 22 है, ठीक है। तो ये दोस्तों, ये सारा था हमारे संविधान के भाग से संबंधित थे। जितने भाग, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे संविधान में कितने भाग थे, 22 भाग थे। तो उन 22 भागों के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं, उन सब के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि आपसे कई बार पेपर में पूछे जाते हैं और इम्पॉर्टेंट भी होते हैं बहुत सारे। कुछ मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे तो आपको सारे ही याद होने चाहिए। जैसा आपका कौन हो गया, संविधान का भाग 20 हो गया, भाग 18 हो गया, भाग 15 हो गया, ठीक है, भाग 17 हो गया। तो ये सारे क्या है, आपके कुछ इंपॉर्टेंट भाग हैं जो आपको याद रखने हैं। और शुरू 1 से लेकर 11 तक तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको कल बताए थे वो आपको याद करने आवश्यक है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको आज का ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और इसी तरीके से आप आगे भी हमारे चैनल को प्यार देते रहेंगे।